मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वह है एंडोक्राइनोलॉजी का केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वह है केमिकल नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज, जो कि आपकी एंडोक्राइनोलॉजी की जो बुक है उसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर में है। देखिए बच्चों, बिफोर लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो स्रावित भाग अर्थात हार्मोन्स होता है, यह हार्मोन्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत क्रिया करता है, किस प्रकार से अपना प्रभाव व्यक्त करता है, जिसे कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा था। वहाँ पर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फीडबैक। मैंने आपको बताया था कि फीडबैक एक ऐसा बिंदु है जो आगे हमारे सभी टॉपिकों में इसको बार बार फेस करना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो फीडबैक क्या होता है और फीडबैक कितने प्रकार का होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपको बताया कि केमिकल नेचर एंड प्रॉपर्टीज। तो देखिए, किसकी केमिकल नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज? हार्मोन्स की। टॉपिक क्या है बच्चों? हार्मोन्स की केमिकल नेचर और उसके गुण। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन। तो हार्मोन शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के हार्मोइन शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है टू सीक्रेट। ठीक है, तो हार्मोन शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, वो शब्द है हार्मोइन। हार्मोन का जो इंग्लिश में अर्थ होता है वो होता है टू एक्साइट होता है। क्या होता है? टू एक्साइट, जिससे कि हम हिंदी में कुछ अन्य उपनामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम ग्लैंड जूस या ग्रंथि रस के नाम से कह सकते हैं, या फिर इसको जो है क्या कहा जाता है? रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। तो ये हार्मोन के क्या हो गए? कुछ उपनाम। एक है ग्रंथि रस या ग्लैंड जूस और दूसरा रासायनिक संदेशवाहक। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? उपनाम हो गए। अब देखिए, दोबारा यहां हम हार्मोन की परिभाषा को डिस्कस करते हैं। तो हार्मोन की परिभाषा क्या होती है? तो वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आपको बता देता हूं कि हार्मोन्स जो हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित वह भाग होता है जो कि, या वह पदार्थ होते हैं जो कि सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं और रक्त परिवहन के द्वारा टारगेट ऑर्गन अर्थात लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और स्वयं क्या हो जाते हैं? प्रभावहीन हो जाते हैं। ये पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा आपको एक बार और बोल देता हूं, हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित वे पदार्थ होते हैं जो रक्त में स्रावित किए जाते हैं और रक्त परिवहन के द्वारा लक्ष्य अंग अर्थात टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर उसकी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? प्रभावहीन हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं।
अब देखिए बच्चों, ये हुआ आपके हार्मोन्स के बारे में एक सामान्य परिचय, इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है बच्चों, प्रॉपर्टीज, इट मींस गुण। क्या? गुण धर्म, कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं, यहां हम इनको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला यहां पर हम जो इसका गुण है वह डिस्कस करते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं ये वायोजेनिक होते हैं। वायोजेनिक इट मींस जैव संश्लेषित होते हैं। वायोजेनिक, जैव संश्लेषित, अर्थात इनका संश्लेषण जो है वह कहां होता है? जीव के शरीर के अंतर्गत ही होता है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? वायोजेनिक कह रहे हैं। अगला गुण कि हार्मोन्स जो हैं ये सीधे रक्त में ही स्त्रावित किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को शुरुआत में जब मैंने ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइनोलॉजी जो शुरू की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, डक्टलेस और डक्टिंग ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये जो है किसका? हार्मोन्स का स्त्रवन करती हैं। और जो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हार्मोन्स का स्त्रवन है वह सीधे कहां किया जा रहा है? रक्त के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका दूसरा गुण। इसके बाद है कि हार्मोन्स जो है ये बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में स्त्रावित किए जाते हैं और ये सूक्ष्म मात्रा में ही क्या होते हैं? प्रभावकारी होते हैं। अर्थात जो ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स स्त्रावित किए जाते हैं ये कम मात्रा में होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? प्रभावकारी होते हैं, अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। अपने जो टारगेट ऑर्गन होता है उस टारगेट ऑर्गन पर अपना इफेक्ट अर्थात उसकी क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला इसका जो क्या है प्रॉपर्टी है वह है क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये इनके हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स के जो अणु जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनका जो आणविक भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो भी इनका क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, ये हुआ क्या इसका कि इनके अणु छोटे वह बहुत कम आणविक भार वाले होते हैं। तथा इसके बाद आगे अगली प्रॉपर्टी है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? जल में घुलनशील होते हैं और विसरणशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं और क्या होते हैं? विसरणशील। अब आप कहेंगे सर विसरण तो जीव के शरीर से बाहर होगा क्या? भाई क्यों होगा? जब हम कह रहे हैं कि हार्मोन्स जो है वो जीव के शरीर के अंतर्गत संश्लेषित होते हैं और वहीं पर अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, तो विसरणशील कहां होंगे? अपने ऊतकों के अंतर्गत होंगे। ठीक है बच्चों, वहां पर ही अपना क्या दिखाएंगे? प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी है बच्चों कि जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक इफेक्ट वाले होते हैं। स्पेसिफिक इफेक्ट वाले से मतलब क्या है? अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स को या इन हार्मोन्स को जो है हम इनके कार्य प्रणाली के अनुसार दो भागों में भी बांट सकते हैं, या इनको यूं कह सकते हैं कि दो भागों में बांटा जाता है। इनकी कार्य प्रणाली के अनुसार कौन से? एक तो होते हैं संदमनकारी और दूसरे होते हैं प्रेरक, या जिनको अपन कहते हैं क्या? उत्तेजक। इंग्लिश में इन संदमनकारी को अपन बोलते हैं क्या? इनहिबिटरी और सॉरी बाद में बताऊंगा। संदमनकारी को, हाँ संदमनकारी को इनहिबिटरी और इनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हार्मोन संदमनकारी होंगे वो हमेशा अपना प्रभाव एक संदमनकारी के रूप में ही
व्यक्त करेंगे, और जो हार्मोन्स जो हैं वो कैसे होंगे, रिलीजिंग होंगे या अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले होंगे, वो हमेशा प्रेरक या उत्तेजक के रूप में ही कार्य करेंगे। अर्थात हार्मोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट वाले होते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद है क्या, हार्मोन्स जो हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्विक एक्शन वाले होते हैं, ठीक है, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि स्लो इफेक्ट वाले होते हैं। अर्थात कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि जीव के शरीर के अंतर्गत अभिक्रिया को एक साथ उत्प्रेरित करने का काम करते हैं या बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है क्विक इफेक्ट, अर्थात एड्रेनलिन हार्मोन। आपको पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला जो भाग है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है यह जीव के शरीर के अंतर्गत क्या करता है, क्विक इफेक्ट व्यक्त करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, ठीक है। ये विपत्तिकारी या विपत्तिकारी परिस्थितियों के अंतर्गत क्या होता है, स्राव होता है, और इस स्थिति में जीव जो है वो तुरंत क्या लेता है, तुरंत जो है वो क्या लेता है, क्रिया को जो है प्रभाव एक्शन लेता है, क्यों क्या लेता है, एक्शन लेता है। जबकि जो कुछ हार्मोन्स जो है वो ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे जीव के अंतर्गत अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से हम यहां कह सकते हैं कि अपनी क्रिया को उत्प्रेरित करने की प्रवृत्ति के आधार पर हार्मोन्स जो है वो दो प्रकार के हो गए, क्विक इफेक्टिव और दूसरे कौन से हैं, स्लो इफेक्टिव। क्विक इफेक्टिव में एड्रेनलिन हार्मोन और एग्जांपल के तौर पर, और दूसरा स्लो के रूप में जो है वो क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। आया समझ में, ठीक है। तो ये यहां तक हो गई इसकी क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम करते हैं हार्मोन्स की अगला टॉपिक, केमिकल नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। वैसे आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रकार से अगर बोर्ड पर पूरा लिखकर आपको समझाया जाए तो वो एक तरह से आपके लिए नोट्स के रूप में भी सेव रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल नेचर, अर्थात रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति, हार्मोन्स की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है या कितने प्रकार की बताई गई है, वो यहां पर हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, इनका निर्माण, या यूं कहूं कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वे कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होते हैं या कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो मैंने यहां लिखा है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा बच्चों, अरे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न हार्मोन्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस के द्वारा जो है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक। तो इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स इस स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वह है अमाइन हार्मोन। अमाइन जो हार्मोन होते हैं ये एमिनो एसिड से व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं। अमाइन हार्मोन जो होते हैं ये किससे व्युत्पन्न होते हैं, एमिनो एसिड से व्युत्पन्न होते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। देखिए यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है कि व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, व्युत्पन्न से मतलब है कि यहां पर इनका संश्लेषण जो है वह किससे होता है। तो जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है, इन स्टेरॉइड हार्मोन का जो संश्लेषण है वह किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से होता है।
ऐसे ही अमाइन हार्मोन्स जो है इनका संश्लेषण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया यहां पर कि थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉरएड्रेनलिन हार्मोन, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? अमाइन हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है प्रोटीनस हार्मोन, या जिनको अपन कहते हैं बच्चों क्या? पेप्टाइड हार्मोन। क्या? प्रोटीनस हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीनस हार्मोन देखो, जैसे हम यहां समझ सकते हैं, प्रोटीनस हार्मोन मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बनकर बनी होती है? मुख्यतः वैसे तो सभी ये प्रोटीन ही की है, ये जो है एक तरह से ये सभी प्रोटीन के ही रूप हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर है इसलिए अन्य कोई जो एक तरह से यूं कहें कि प्रोस्टेटिक समूह के नहीं होता है, इसलिए उनको कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं किसकी? प्रोटीनस हार्मोन। तो प्रोटीनस हार्मोन जो होते हैं ये 3 से 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए हार्मोन्स होते हैं। 3 से लेकर 20 एमिनो एसिड जो है वे मिलकर इस प्रोटीनस हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं, और इन एमिनो एसिड के मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है वह होता है कौन सा बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी कारण से जो इसको अपन क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोटीनस हार्मोन्स हैं इनको पुनः यहां पर 3 कैटेगरीज के अंतर्गत बांटा है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? पहला है प्रोटीनस हार्मोन, ठीक है, दूसरा है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन, और तीसरा है स्मॉल या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है बच्चों, तो सुन लीजिए, पहली जो कैटेगरी है वह है जो जिसको हमने कहा है यहां पर प्रोटीनस हार्मोन, और प्रोटीनस हार्मोन के यहां पर एग्जाम्पल लिए गए हैं TSH, और दूसरी जो है FSH और LH। या FSH और LH जो हार्मोन है ये एक प्रकार के बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीनिक हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? पहले कैटेगरी का। दूसरा आपकी है लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत जो है एमिनो एसिड्स की क्या होती है? बहुत लंबी श्रृंखला होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स कहा गया है। इसके एग्जाम्पल है यहां पर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स जो है वो किसके एग्जाम्पल है? लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन के हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है यहां पर स्मॉल या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स, और स्मॉल या शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल है यहां पर ऑक्सीटोसिन, ADH। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन और एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन अर्थात ADH, ये इसके हम एग्जाम्पल हुए। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर आज हमने जो है देखा, क्या क्या देखा? हार्मोन्स की केमिकल नेचर्स देखी है और उसकी क्या देखी है? प्रॉपर्टीज देखी है। अब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।